हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो है एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ की बुक का सेकंड चैप्टर, और ये हमारा होने वाला है सेकंड पार्ट, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। इसका जो हम कुछ पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, जैसे एज ऑफ सोशल चेंज, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन होता है उसकी जो आग पहुंची है, कहाँ पर पहुंची है? यूरोप में। तो यूरोप की जो सोसाइटी है अब फ्रांस रिवॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस होकर वहाँ पर आइडियोलॉजीज़ को, आइडियाज़ को चेंज होने की बात होती है, सोसाइटी में चेंज होने की बात होती है। जब सोसाइटी हमने देखा फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद में यूरोप में जो सोसाइटी हुई वो थ्री पार्ट्स, थ्री सेक्शंस में डिवाइड हो जाती है। कौन से? एक लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स के बारे में हमने जाना, रेडिकल्स के बारे में जाना, कंजर्वेटिव्स के बारे में जाना। देन नेक्स्ट हमारा जो पार्ट था वो था कि इंडस्ट्रीज़ कैसे डेवलप होना शुरू हो जाती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आना शुरू हो जाता है। तो उसकी शुरुआत जो हुई थी इंग्लैंड से हुई थी। तो उसका इम्पैक्ट बाकी के यूरोप पे क्या पड़ेगा? उससे पहले अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर शेयर नहीं किया है तो इसको शेयर भी कर दीजिए। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियल सोसाइटी मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत होती है 1760 के टाइम पर होती है, और यहाँ से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो जाती है, वर्किंग एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो जाता है वर्कर्स को, लेकिन उनकी सिचुएशंस में इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलता। इसीलिए जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे उनके बारे में हमने जाना था कि ये वो लोग थे जो प्रॉपर्टी को ओन करते थे, जो खुद कुछ इंडस्ट्रीज़ को ओन करते थे। तो ये वर्कर्स के वेलफेयर के बारे में बात करते हैं। इसी तरीके की सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी सोसाइटी को चेंज करना था, चाह रहे थे, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जो गोसेप मजीनी। जैसे इटली था, तो इटली आफ्टर 1815 गुसेप मजीनी जो इटालियन नेशनलिस्ट थे, ये नेशन स्टेट बनाने की बात करते हैं। जो अभी तक मोनार्की चल रही थी उसमें नेशन स्टेट्स की बात होने लगी। क्यों? क्योंकि जो फ्रांस में देखा, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर देखा, उससे जो मोनार्की को हटाने के बाद जिस तरीके की जो सोसाइटी बनेगी जिसमें हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, उस सोच की वजह से अब लोग क्या करेंगे? नेशन स्टेट के डिमांड करेंगे। उसी में नेशन स्टेट के डिमांड में कौन था? गुस्सेफ मजनी। कुछ इंडियन नेशनलिस्ट भी थे इसमें, जैसे हमने पढ़ा था राजा राम मोहन रॉय, उन्हीं को फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया भी बोलते हैं। देन आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा लिबरलिज्म के बारे में, रेडिकलिज्म के बारे में, रेडिकल्स के बारे में पढ़ा, कंजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ा, लेकिन ये सोशलिज्म टर्म क्या है? सोशलिज्म टर्म क्या है जो आज के टाइम पर हम जो सोसाइटी देखते हैं इसमें हम इसके बारे में पढ़ते भी हैं। तो जो सोशलिज्म का जो टर्म है वो मिड 19 सेंचुरी के बाद टाइम पर इस टर्म को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लगी। क्या? सोशलिज्म। सोशलिज्म था क्या? सोशलिज्म में बात करते हैं सोशलिस्ट की। सोशलिस्ट ऐसे लोग थे जो पूरी तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। जैसे लिबरल्स और रेडिकल्स के जब बारे में जब हमने बात की थी, तो रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों ही प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं। बट सोशलिस्ट की अगर बात करें तो सोशलिस्ट में प्राइवेट प्रॉपर्टी को टोटली अगेंस्ट में ये लोग रहा करते थे। ये कहते हैं जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सोशल इविल है। सोशल इविल मतलब कैसे है? कि यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है कुछ लोग ओन करते हैं, और वो ओनर्स अपनी मनमर्जी करते हैं। वर्कर्स जो होते हैं वो जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं उनमें वर्क करते हैं। वर्क करने के बाद जो भी उनके वर्क का जो प्रोडक्ट आता है, जो भी प्रॉफिट आता है, वो उन वर्कर्स को कोई भी हेल्प नहीं देता, बल्कि जो ओनर्स हैं उनके लिए पूरी तरीके से हेल्पफुल होता है। उनकी डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, ना कि वर्कर्स की। बल्कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ग्रोथ किसकी वजह से कर पा रही हैं? वर्कर्स की वजह से कर पा रही हैं। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो टोटल गेन है वो प्रॉपर्टीड
जो लोग हैं उनको होता है। ये पर्सनल गेन होता है, ना कि वेलफेयर का होता है। वेलफेयर का मतलब जो सोसाइटी है उसके वेलफेयर की बात नहीं होती यहाँ पर पर्सनल गेन की बात होती है। जो भी ओनर्स हैं उसको प्रॉफिट यहाँ पर होगा। द सोसाइटी एज अ होल रेदर देन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट जो थे वो क्या कहते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है इसको कलेक्टिवली कंट्रोल करना चाहिए, ना कि इंडिविजुअली। जो इंडिविजुअली प्रॉपर्टी को ओन कर रखा है इसको हमें डिनाई करके अब किस पे अटेंशन करनी चाहिए कि इसका जो कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट जहां से हमारा निकल सके। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन्ड फॉर इट। सोशलिस्ट ने इसके लिए केवल बोला नहीं, इसके लिए केवल आइडियाज़ नहीं दिए, इसके लिए उन्होंने कैंपेन भी किए कि जो अब प्राइवेट ओनर्स हैं उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी को अब जब्त करके सोसाइटी के लोगों को इक्वली पार्टिसिपेट के लिए, यानी कि उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए उन लोगों में। ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे तो हाउ कुड, अब अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, सोसाइटी में बांट देनी चाहिए, तो ये पॉसिबल कैसे है ना? और इसके कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, कौन कौन से बेसिस रहेंगे जिसके बेस पर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सोशलिस्ट में अगर बात करें तो सोशलिस्ट भी कुछ आइडियाज़ उनके डिफरेंट थे। जैसे जो रॉबर्ट ओवन थे, रॉबर्ट ओवन कहते हैं कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये कोऑपरेटिव कम्युनिटी में बांटनी चाहिए, कोऑपरेटिव कम्युनिटी बननी चाहिए और कोऑपरेटिव कम्युनिटी के बेस पर इसको डिवाइड करना चाहिए। तो ये कोऑपरेटिव कम्युनिटी इन्होंने बनाई भी थी, जिसको इन्होंने नाम दिया न्यू हार्मनी इन इंडियाना, जो कि थी यूएसए में। न्यू हार्मनी इन इंडियाना, ये थी यूएसए में। तो यूएसए में इन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी जिसके बेस पर ये सोशलिस्ट की बात करते हैं। ये जो अदर सोशलिस्ट थे वो कहते हैं कि जो भी ये कोऑपरेटिव वर्क कर रहे हैं, ये जो भी कोऑपरेटिव वर्क कर रहे हैं, इनके कोऑपरेटिव्स के वर्क में हेल्प करनी चाहिए किसको, गवर्नमेंट को। यानी कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इन कोऑपरेटिव्स को चलाने के लिए। उनकी हेल्प ज़रूरी है, क्योंकि बिना उनके हेल्प के हम इन कोऑपरेटिव्स को अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है। इन फ्रांस की अगर बात करें तो वहाँ पर थे एक लुइस ब्लैंक। लुइस ब्लैंक कहते हैं wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises। ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको एनकरेज करना चाहिए कोऑपरेटिव्स को, ना कि कैपिटलिस्ट को। तो गवर्नमेंट जो है कैपिटलिस्ट को रिमूव करके किसको लाना लाना गवर्नमेंट को लाना चाहिए, कोऑपरेटिव्स को लाना चाहिए, उसको उनको एनकरेज करना चाहिए। ठीक है। Cooperative was to associations of people who produced goods together and divided the profits। जैसे हमने अभी बोला कि जो ओनर्स होते हैं, ओनर्स कौन है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी से जो भी उनको प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट जाएगा किसके लिए, ओनर्स के लिए जाएगा। बट यहाँ पर बात हो रही है कोऑपरेटिव्स की। तो कोऑपरेटिव्स में क्या होते हैं, लोग होते हैं आपस में, लोग जो है बहुत सारे लोग मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, उसी ग्रुप को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव। तो जब ये कोऑपरेटिव मिलकर किसी भी इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगी तो यहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी इंडस्ट्री से प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके अंदर, जो भी कोऑपरेटिव्स में जो भी पीपल होंगे उनके बीच में। तो इनका एक तरीके से वेलफेयर होगा, सोसाइटी में वेलफेयर होगा, इनकी ग्रोथ की बात हो रही है, इनके वेलफेयर की बात हो रही है। इसीलिए ये बोलते हैं कि जो भी प्रोड्यूस्ड गुड्स होंगे किसमें, एसोसिएशन में, यानी कि कोऑपरेटिव्स के जो एसोसिएशन है उसमें जो भी गुड्स प्रोड्यूस होंगे उनका जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा जो भी उसके मेंबर्स होंगे, यानी कि जो कोऑपरेटिव्स के मेंबर्स होंगे उनमें ये प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सोशलिज्म की अगर बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं, जो हम नया आइडियोलॉजी पढ़ रहे हैं, सोशलिज्म की अगर बात करें तो सोशलिज्म में सबसे बड़ा जो नाम है वो आता है कार्ल मार्क्स का। दूसरा यहाँ पर दे रखा है फ्रेडरिक एंजल्स।
ये अपने आइडियाज़ को ऐड करते हुए कहते हैं कि मार्क्स जो आर्ग्यूट करते हैं, क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट्स के द्वारा ओन की गई है। तो कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट से जो भी प्रॉफिट होता है फैक्ट्रीज में, वो जाता किसको है, कैपिटलिस्ट को जाता है। बल्कि उसमें जो भी फैक्ट्री है, उसमें जो भी गुड्स बन रहे हैं, उसमें जो भी गुड्स बन रहे हैं, उन गुड्स को बना कौन रहा है, वर्कर्स बना रहे हैं। उस फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो बना कौन रहा है, वर्कर्स बना रहे हैं। तो जो प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव हो पा रही है, जो इंडस्ट्री, जो फैक्ट्री प्रोडक्टिव हो पा रही है, वो किसकी वजह से हो पा रही है, वर्कर्स की वजह से हो पा रही है। बट उसका जो पूरा प्रॉफिट है वो किसके पास जा रहा है, कैपिटलिस्ट के पास जा रहा है। यानी कि वर्कर्स के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। यहाँ की वर्कर्स जबकि प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स, इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं, उसके बावजूद भी जो वर्कर्स हैं उनको, उनके वेलफेयर के लिए बात नहीं हो रही, उनकी वर्किंग कंडीशंस के लिए बात नहीं हो रही, ऊपर से उनके जो बेसिस हुआ करते थे बहुत ही ज़्यादा लो हुआ करते थे। इसीलिए ये बोलते हैं कि अगर ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी, कार्ल मार्क्स बोलते हैं, अगर ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी तो वर्कर्स की कंडीशंस कभी भी सुधरेगी नहीं, कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी, जब तक कि ये जो प्रॉफिट है फैक्ट्रीज का, वो किसके द्वारा लिया जाएगा, प्राइवेट कैपिटलिस्ट के द्वारा लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमें स्टेप क्या लेना है, अब इतनी बात तो इन्होंने बोल दी, अब उसका कुछ सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए। तो इन्होंने जो सॉल्यूशन दिया वो ये कहते हैं कि अब नीड है किसकी, वर्कर्स के रिवोल्ट की, वर्कर्स के स्टेप्स की, वर्कर्स के एक्शंस की। और वो एक्शंस क्या होंगे, वो एक्शंस होंगे कैपिटलिस्ट के खिलाफ। अब वर्कर्स को चाहिए कि वो कैपिटलिस्ट को ख़त्म कर दें, कैपिटलिस्ट को ख़त्म करने, कैपिटलिस्ट की बात मानना बंद कर दें। कैपिटलिस्ट का जो ओन, जिन जो फैक्ट्रीज उन्होंने ओन कर रखी है, जो इंडस्ट्रीज उन्होंने ओन कर रखी है, उसको, उनका मालिकाना अधिकार जो उन्होंने ले रखा है उसको ख़त्म कर दिया जाए। और ये किसके द्वारा किया जाना है, वर्कर्स के द्वारा किया जाना है। ठीक है। और वर्कर्स को करना क्या है, वर्कर्स को इसी के साथ कंस्ट्रक्ट करना है क्या, सोशलिस्ट सोसाइटी। और इसी सोशलिस्ट सोसाइटी को यह क्या बोलते हैं, ये जो सोशलिस्ट सोसाइटी है, एक ऐसी सोसाइटी होगी जिसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी है वो किसके द्वारा ओन की जाएगी, सोसाइटी के द्वारा ओन की जाएगी, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा ओन की जाएगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोला, जो प्रॉपर्टी लोगों के द्वारा ओन की जाती है, जिसका मालिकाना अधिकार लोगों के पास होता है, उसको बोला जाता है सोशलिस्ट या फिर सोशलिज्म। ये जो आइडियोलॉजी है वो सोशलिज्म है। और यहीं से एक टर्म निकल के आता है कम्युनिस्ट सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी जो पूरी तरीके से क्या है, सोशलिज्म के बेस पर है, उसी सोसाइटी को हम बोलते हैं सोस कम्युनिस्ट सोसाइटी। मतलब यहाँ पर जो मालिकाना प्रॉपर्टी का जो मालिकाना हक होगा वो किसके पास होगा, लोगों के पास होगा, सोसाइटी के पास होगा। तो ये कैसी सोसाइटी हो जाएगी, कम्युनिस्ट सोसाइटी। आई होप यू अंडरस्टूड। ये और क्या कन्विंस करते हैं, ये कन्विंस ये भी करते हैं कि जो वर्कर्स हैं, ये जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, वर्कर्स वर्कर्स और कैपिटलिस्ट के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, इस कन्फ्लिक्ट को एंजॉय करेंगे वर्कर्स। क्यों एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये जो रिवोल्ट कर रहे हैं, ये जो अगेंस्ट में आ रहे हैं कैपिटलिस्ट के, इससे कहीं ना कहीं इनकी जनरेशन को और इनके लोगों को फ़ायदा होगा। तो जहाँ पर हमारा फ़ायदा होता है वहाँ पर अगर हमें लड़ना भी पड़े तो हम उस लड़ाई को एंजॉय करते हैं। ये तो बेसिक रूल है सोसाइटी का, है ना। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज दी नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। और उसके साथ में ये कहते हैं कि ये जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है, यही हमारी सोसाइटी है, जो फ्यूचर की सोसाइटी है, जो नेचुरल सोसाइटी है, वो कम्युनिस्ट सोसाइटी। ओके। तो ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं नेशनल सोशलिज्म का। और सोशलिज्म से ही टर्म निकल के आता है कम्युनिस्ट का। अब जब हम सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, तो उस सोशलिज्म का जो आइडिया है वो बाकी की जगह पर कैसे पहुंचा, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से ये पूरे जो वर्ल्ड में है सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पहुंचती है।
तो अगर हम बात करें तो 1870s के टाइम पर जो सोशलिस्ट के जो आइडियाज़ थे वो स्प्रेड हुए थे पूरे यूरोप में। इसके साथ में लोगों ने आपस में मिलकर उनके एफर्ट से एक इंटरनेशनल बॉडी भी बन के तैयार होती है। इसी इंटरनेशनल बॉडी को बोला गया सेकंड इंटरनेशनल। सेकंड इंटरनेशनल मतलब क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे किसके बारे में बात करेगी? सोशलिज्म के बारे में बात करेगी। पूरे वर्ल्ड में सोशलिज्म को फैलाने का काम करेगी। कौन? सेकंड इंटरनेशनल। जैसे जो फर्स्ट इंटरनेशनल बनी थी वो बनी थी जब अमेरिका के आज़ादी का टाइम हुआ 1774 और 1776 के टाइम पर ये फर्स्ट इंटरनेशनल बनी थी। और सेकंड इंटरनेशनल बनती है अब सोशलिज्म के सपोर्ट में। ओके। तो अगर वर्कर्स की बात करें कहाँ पर? इंग्लैंड और जर्मनी। यहाँ पर जो वर्कर्स थे, इंग्लैंड और जर्मनी के जो वर्कर्स थे, उन्होंने एसोसिएशंस को बनाने की शुरुआत भी कर दी थी। और ये शुरुआत जो थी, एसोसिएशंस ये जो बन रहे थे वो फाइट के लिए बन रहे थे। किसके लिए फाइट? अपनी बेटर लिविंग के लिए और वर्किंग कंडीशंस के लिए। जैसे पहले जो होता था, अगर हम अपनी सोसाइटी में भी देखते हैं तो बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें वर्कर्स के लिए सैनिटेशन प्रॉपरली नहीं होता है, लैट्रिन बाथरूम्स प्रॉपरली नहीं होते हैं, है ना। उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है बहुत ज़्यादा बेकार होती है। 10 to 12 आवर्स उनसे वर्क करवा रहे हैं, वेजेस उनके लो होते हैं इसके बावजूद भी। तो इसी वजह से इसको बोला गया कि ये जो वर्कर्स थे जर्मनी और इंग्लैंड के, ये अपनी बेटर लिविंग और वर्किंग कंडीशंस को सुधारने के लिए फाइट करते हैं। ये एक फंड्स को सेटअप करते हैं। फंड्स, जैसे अगर गांव के साइड जाओगे तो वो आज के टाइम पर बोलते हैं इसको समूह, समूह बोलते हैं। वेट। आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे, अपनी सोसाइटी में बात करेंगे, कोई अगर कॉपरेटिव्स को नहीं जानता है तो समूह तो ज़रूर जानता होगा। समूह में क्या होता है? कुछ लोग आपस में मिलते हैं और इसी को कॉपरेटिव भी बोलते हैं। तो कॉपरेटिव में होता क्या है? कुछ लोग आपस में मिलते हैं, ये सभी लोग एक टाइम पीरियड पर कुछ रुपीस को जो है इकट्ठा करते हैं, एक्युमुलेट करते हैं। और इन रुपयों की जब भी ज़रूरत होती है, अगर किसी एक मेंबर के पास कोई भी इमरजेंसी आती है तो उस इमरजेंसी के टाइम पर ये यहाँ से पैसे ले सकता है। और जब इसकी इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी, जब इसकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, उसके बाद में ये धीरे धीरे यहाँ पर पैसों को दे सकता है। मतलब एक तरीके से लोन है। और वो लोन है कैसे? सोसाइटी के कुछ लोग हैं जो आपस में मिलकर कोऑपरेटिव बनाकर पैसा इकट्ठा करते हैं, ताकि कभी कोई इमरजेंसी आए तो अपने लोगों की हेल्प वो कर सकें। और कहीं ना कहीं ये जो कोऑपरेटिव्स हैं, इसी से शुरुआत होती है बैंक्स की। बैंक्स की जो शुरुआत होती है यही कोऑपरेटिव से होती है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ था उसी टाइम से बैंक्स की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? सेटअप करते हैं फंड्स को टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस और डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। ये फंड्स को इकट्ठा करते हैं ताकि कभी भी जो हमारे मेंबर्स हैं, हमारे जो संगी साथी हैं, उनको कभी कोई इमरजेंसी का काम पड़ता है तो उस पर उनकी हेल्प हो सके। इसके साथ ये डिमांड करते हैं अपने वर्किंग आवर्स को कम करने की, क्योंकि वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, उतनी वेजेस उनको नहीं मिला करती थी। और साथ ही राइट टू वोट की बात करते हैं कि जो भी सरकारें बन रही हैं, जो भी लीडर्स उनके चुने जा रहे हैं, वो उनके लिए उनको राइट टू वोट होना चाहिए। अगर जर्मनी की बात करें तो यहाँ पर जो एसोसिएशन थे वो क्लोजली वर्क कर रहे थे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से, एसपीडी। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वो पार्टी थी जो कभी गवर्नमेंट तो फॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन वर्कर्स की हेल्प से पार्लियामेंट के अंदर इनकी जो सीट्स की मेजोरिटी थी, सीट्स मेजोरिटी में तो नहीं थी लेकिन बट इनकी जो सीट्स थी उनके इन्फ्लुएंस से बाय 1905 तक सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड द सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। देखो, पहले तो हम एसपीडी की बात करते हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये कभी गवर्नमेंट तो फॉर्म नहीं कर पाई, बट ये पार्लियामेंट में बहुत अपना इन्फ्लुएंस दे पाती हैं। मतलब इनका जो था इन्फ्लुएंस अच्छा था, तो जिसकी वजह से इनके जो लॉज बनते थे उनमें इनका पार्ट, इनके बातों को सुना जाता था। इनके जो राय होती थी, इनके जो आइडियाज़ होते थे, इनके जो पॉइंट्स होते थे, तो उनको रखा जाता था।
1905 आते आते यहाँ पर एक लेबर पार्टी बन के तैयार हो जाती है कहाँ पर, ब्रिटेन में। और एक सोशलिस्ट पार्टी थी जो कि बन के तैयार होती है कहाँ पर, फ्रांस के अंदर। अगर 1914 तक की बात करें तो सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। वही बात कि जो सोशलिस्ट जो अपनी एसोसिएशंस बना रहे थे, पार्टीज बना रहे थे, जैसे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी हो गई, लेबर पार्टी हो गई और सोशलिस्ट पार्टी हो गई, तो ये जो है कभी गवर्नमेंट में तो नहीं आ पाए 1914 तक की अगर बात करें, लेकिन इनके जो रिप्रेजेंटेशन था वो स्ट्रांग था, और उसी स्ट्रांग रिप्रेजेंटेशन की वजह से पार्लियामेंट में जो पॉलिटिक्स हुआ करती थी उसके ऊपर जो लेगिस्लेशन बना करता था, जो भी लॉस बनाए जाते थे, उन लॉज में इनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हुआ करता था। बट द गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। क्योंकि सोशलिस्ट तो नहीं बना पाया अभी तक गवर्नमेंट को, बट वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो किसकी चल रही थी, कंजर्वेटिव्स की, लिबरल्स की और रेडिकल्स की। तो ये तीन जो ग्रुप थे, तीन सेक्शन थे, वो गवर्नमेंट को बन चला रहे थे आपस में मिलकर, बट इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट में था। ठीक है, तो यहाँ पर एक पार्ट हमारा इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम रसियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो हम सोशलिज्म की बात करते हैं और सोशलिज्म को रसिया से रिलेट ना करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे रसियन रिवॉल्यूशन। सो डू वॉच द चैनल एस लर्निंग विद शिवम सर। थैंक यू।